नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का जो पेपर है जिसका नाम है अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर होगा। इसके पहले हम लोगों ने एक और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। जिस प्रकार से आपकी परीक्षा में पेपर बनेगा जो 3 खंड में विभाजित होगा, उसी प्रकार से आपका ये मॉडल पेपर भी 3 खंड में विभाजित है। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और किस प्रकार से उसका उत्तर आपको लिखना होगा। पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्द में यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि आपसे क्या पूछा गया है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। पहला प्रश्न है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सरस्वती नदी भारतीय सभ्यता की सबसे पवित्र और प्राचीन नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है और ऋग्वेद में इसको नदीत्मा कहा गया है, यानी नदियों की माता इसको कहा गया है। यह हिमालय से निकलती थी और हिमालय से निकल करके हरियाणा और राजस्थान से बहती थी। भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण यह धीरे धीरे लुप्त हो गई। आज भी प्रयागराज के संगम में इसे अदृश्य रूप से विद्यमान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रयागराज में जहां गंगा या यमुना का संगम होता है, गंगा या यमुना का मिलन होता है, वहां पर अदृश्य रूप से सरस्वती भी विद्यमान होती हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है वैदिक संहिता। वैदिक संहिता पर 50 शब्द में आपको टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि वैदिक संहिताएं हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और आधारभूत ग्रंथ हैं। संहिता का जो अर्थ होता है वो होता है मंत्रों का संग्रह। वैदिक संहिताओं की संख्या 4 माना जाता है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इसमें देवताओं की स्तुति दिया हुआ है, यज्ञ करने के नियम दिया हुआ है, संगीत और आध्यात्मिक ज्ञान का इसमें संकलन मिलता है। ये संस्कृत भाषा में रचा गया है, संस्कृत में ही इसकी रचना हुआ है और भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल स्तंभ इसको माना जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कालीबंगा। कालीबंगा पर भी आपको 50 शब्द में टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यानी कालीबंगा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और वर्तमान में यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में A.N. घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ से चीजें जो प्राप्त हुई हैं उसमें जुता हुआ खेत है। यह विश्व में प्राचीनतम खेत माना जाता है जो जोता गया है। यहाँ की खुदाई में बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं, चूड़ियां प्राप्त हुई हैं और अग्निकुंड का भी साक्ष्य यहाँ पर मिला है जो उस समय की उन्नत कृषि और धार्मिक प्रथाओं को दर्शाते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा देख लेते हैं। चौथा है हम्मुराबी। इस पर भी आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हम्मुराबी बेबीलोन यानी कि जो मेसोपोटामिया है वहाँ का छठा और सबसे प्रभावशाली राजा था, जिसने 1792 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। वह अपनी हम्मुराबी संहिता के लिए प्रसिद्ध है। हम्मुराबी संहिता जो था विश्व का प्रथम लिखित कानूनों का संग्रह था, इसके लिए वह प्रसिद्ध है। इसमें 282 धाराएं थी जो आंख के बदले आंख के सिद्धांत पर आधारित थी। यानी जो जैसा दंड का भागी होगा उसको उसी प्रकार का दंड दिया जाएगा। यानी जो जैसा पाप करेगा उसी प्रकार का दंड उसे मिलेगा, जो जैसा अपराध करेगा उसी प्रकार का दंड उसको मिलेगा, जिसका उद्देश्य समाज में न्याय और व्यवस्था को स्थापित करना था। इतना इसके उत्तर में आपको लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है सांग राजवंश। सांग राजवंश पर भी आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सांग राजवंश चीन का एक वैभवशाली युग था। यानी जिस समय सांग राजवंश विद्यमान था 960 ईस्वी से लेकर के 1279 ईस्वी तक, यह चीन का एक वैभवशाली युग था जिसे कला और तकनीकी का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसी शासन काल में विश्व की पहली कागजी मुद्रा जारी हुई। कागज पर पहली बार मुद्रा यहाँ पर जारी हुई। बारूद और कुतुबनुमा तथा प्रिंटिंग प्रेस जैसे क्रांतिकारी आविष्कार हुए। अपनी प्रशासनिक कुशलता और समुद्री व्यापार के बल पर यह राजवंश उस समय दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा था। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। उसके पहले एक जरूरी सूचना है। आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 2 है, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संगठन पर टिप्पणी लिखिए। यानी उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संगठन की कौन कौन सी विशेषता थी, कौन कौन सी विशेषता सामाजिक संगठन में पाई जाती थी, उसी को यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक विद्यमान था। उत्तर वैदिक काल में समाज जो है कबीलाई ढांचे से निकल करके एक व्यवस्थित और श्रेणीबद्ध ढांचे में बदल गया। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक संगठन के मुख्य स्तंभ निम्नलिखित थे, एक एक करके उसकी चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। पहला है वर्ण व्यवस्था का संस्थागत स्वरूप, यानी जो वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में शुरू हुआ था, जो कर्म पर आधारित था, अब उसका स्वरूप यहाँ पर आकर के संस्थागत हो गया था। इस काल के संगठन का सबसे महत्वपूर्ण आधार था वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण केवल कार्य विभाजन नहीं बल्कि एक स्थायी सामाजिक संरचना बन गया। समाज 4 स्पष्ट वर्णों में विभाजित हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बट गया। ऊपर के जो 2 वर्ण थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनको विशेष अधिकार प्राप्त था। वैश्य जो था वो करदाता वर्ग था और शूद्र जो है सबकी सेवा करता था। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है गोत्र संस्था का उद्भव। उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र का उद्भव हुआ। सामाजिक संगठन में गोत्र एक नई महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभरा। इसका अर्थ एक ही मूल पूर्वज से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों का समूह था, यानी जो एक पूर्वज से उत्पन्न हुए थे उनको एक गोत्र का माना जाता था। इसने अंतर विवाह यानी अपने गोत्र के बाहर विवाह के नियम को जन्म दिया, जिससे सामाजिक संबंधों का विस्तार हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगली जो विशेषता है वो है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था जो है आर्थिक सामाजिक ढांचा था इस युग का। संगठन को सुचारू रूप से बनाने के लिए मनुष्य के जीवन को 4 चरणों में व्यवस्थित किया गया। यानी आश्रम व्यवस्था के द्वारा मनुष्य का जो जीवन था 100 साल मान करके उसको 4 चरणों में विभाजित किया गया। हालांकि इस काल के अंत तक केवल पहले 3 आश्रम ही विद्यमान थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। इनकी ही स्थापना यहाँ पर हो पाई थी। यह व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन बनाने की एक संगठित व्यवस्था थी। इसके द्वारा व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन बनाया जाता था। अगली जो विशेषता थी वो थी पितृसत्तात्मक परिवार और कुल। परिवार समाज की सबसे छोटी और प्राथमिक संगठनात्मक इकाई थी। परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। कुलप का अधिकार इस समय और अधिक बढ़ गया। समाज में बड़े संयुक्त परिवारों का प्रचलन बढ़ा, जिसमें 3-4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। यानी परिवार का जो मुखिया होता था उसका अधिकार परिवार में बढ़ गया। वो हमेशा पिता ही होता था, परिवार का वृद्ध व्यक्ति ही होता था। संयुक्त परिवारों का प्रचलन भी इस काल में आकर के बढ़ गया। अगली विशेषता थी जातियों का क्रमिक विकास। यानी उत्तर वैदिक काल में आकर के विभिन्न जातियों का धीरे धीरे विकास होने लगा। विभिन्न शिल्पों और व्यवसायों जैसे रथकार हो गए, लुहार हो गए, चर्मकार हो गए के विशेषज्ञ होने के कारण व्यवसायों का आनुवंशिक होना शुरू हुआ। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना व्यवसाय जो है शुरू हुआ, जिससे आगे चलकर जाति व्यवस्था की नींव रखी गई। जाति व्यवस्था का नींव इसी से पड़ा। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में लिखेंगे कि उत्तर वैदिक सामाजिक संगठन की प्रकृति समानता से हटकर श्रेणीबद्धता की ओर बढ़ गई थी, जहां जन्म और कुल ही व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने लगे थे। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि महाकाव्य युग के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। महाकाव्य युग, जिसको रामायण और महाभारत का युग भी कहा जाता है, उसमें सामाजिक जीवन की कौन कौन सी विशेषता पाई जाती थी, उसी विशेषता को आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि महाकाव्य युग का सामाजिक जीवन उत्तर वैदिक काल की परंपराओं का ही विकसित और विस्तृत रूप था। यानी जो विशेषता उत्तर वैदिक काल की परंपरा में पाई जाती थी वही विशेषता जो है महाकाव्य युग में भी पाया जाता है। इस युग में समाज अधिक सुव्यवस्थित और आदर्शों पर आधारित था। महाकाव्यकालीन सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक एक करके हम उन विशेषताओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहली व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था का आधार। यानी इस काल में भी वर्ण व्यवस्था है, समाज जो है वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित है। इस काल में वर्ण व्यवस्था समाज का मुख्य आधार थी। ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था और वे सलाहकार एवं गुरु के रूप में प्रतिष्ठित थे। क्षत्रियों का जो मुख्य धर्म होता था वो राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य कृषि और व्यापार देखते थे, जबकि शूद्र सेवा कार्यों में संलग्न थे। सभी वर्गों की सेवा इनके द्वारा की जाती थी।
हालांकि गुणों और कर्मों को भी महत्व दिया जाता था। अगली जो विशेषता है वो है परिवार और आश्रम व्यवस्था। समाज जो था पितृसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार की प्रथा जो है प्रचलित थी। परिवार में पिता या ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा सर्वोपरि मानी जाती थी। जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसमें विभाजित कर दिया गया था और इससे जीवन को भी अनुशासित बनाया गया था और समाज को भी अनुशासित बनाया गया था। अगली विशेषता देख लेते हैं। महाकाव्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की जो अगली विशेषता है वो है स्त्रियों की स्थिति। महाकाव्य काल में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वे शिक्षित होती थीं और उन्हें अपनी जीवन साथी चुनने का अधिकार होता था। उस समय स्वयंवर प्रथा चलती थी। सीता, सावित्री और द्रौपदी जैसे पात्र उनके शौर्य और बुद्धिमत्ता और त्याग को दर्शाते हैं। हालांकि समाज में पर्दा प्रथा के कुछ संकेत भी मिलने लगे थे, यानी पर्दा प्रथा की शुरुआत यहाँ पर देखी जाती है। अगली जो विशेषता है वो है नैतिक मूल्य और आदर्श। नैतिक मूल्य और आदर्श महाकाव्यकालीन जो है समाज का चौथा विशेषता है। यह युग ऊंचे नैतिक आदर्शों का युग था। सत्यनिष्ठा, वचन पालन, पितृभक्ति और अतिथि सत्कार को सामाजिक जीवन का प्राण माना जाता था। धर्म की रक्षा समाज का मुख्य ध्येय था, समाज का मुख्य उद्देश्य था। अगली विशेषता है मनोरंजन और खान पान। लोग उत्सवों के शौकीन थे। संगीत, नृत्य, रथ दौड़, शिकार और पासा जो है द्रुत क्रीड़ा जिसको कहा जाता है, मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। भोजन में दूध था, घी था, फल था, अन्नों का भी प्रयोग मुख्य रूप से होता था। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि महाकाव्यकालीन समाज मर्यादाओं और धर्म पर आधारित एक आदर्शोन्मुखी समाज था, जहां व्यक्तिगत सुख से ऊपर कुल और धर्म की मर्यादा को रखा जाता था। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सुमेरियन सभ्यता के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। सुमेरियन सभ्यता में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उन्हीं तत्वों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सुमेरियन सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, जो मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक जो है में दजला और फरात नदियों के बीच फली फूली। यानी जो सुमेरियन सभ्यता थी वो दजला और फरात नदियों के बीच स्थित थी, वहीं पर इसका विकास हुआ था। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, एक एक करके हम लोग उन तत्वों का अध्ययन करेंगे। पहला तत्व है नगर राज्य और राजनीतिक संगठन। जो सुमेरियन सभ्यता थी वो कई स्वतंत्र नगर में और कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित थी, जैसे उर हो गया, उरुक हो गया, लगास हो गया और निप्पुर हो गया। प्रत्येक नगर का अपना शासक होता था, जिसे पतेसी या एनसी कहा जाता था, जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों प्रमुख होता था। यानी धर्म का भी प्रमुख होता था और राजनीति का भी प्रमुख उसको माना जाता था। दूसरा जो तत्व है वो है स्थापत्य कला, जिसको जिगुरत कहा जाता था। सुमेरिया के नगरों में केंद्र में ऊंचे चबूतरों पर मंदिरों का निर्माण किया जाता था। यानी नगर के जो केंद्र होते थे वहां पर ऊंचे चबूतरे पर मंदिर बनाए जाते थे। इन मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। ये पिरामिड की आकृति के सीढ़ीदार मंदिर थे, जो देवता के निवास स्थान माने जाते थे। ऐसा माना जाता था कि देवता इसमें आकर के निवास करते हैं। अगला जो तत्व है वो है लेखन कला और किलाक्षर लिपि। सुमेरियों ने विश्व को प्रथम लेखन प्रणाली दी, जिसे किलाक्षर या क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता है। वे गीली मिट्टी की तख्तियों पर सरकंडे की कलम से त्रिकोणीय चिन्ह बनाते थे। यानी उनके द्वारा ही पहली बार लेखन कला का आविष्कार किया गया था। अगला तत्व देख लेते हैं। अगला तत्व है वैज्ञानिक और गणितीय योगदान। षष्ठांग पद्धति। उन्होंने समय और कोणों को मापने के लिए 60 की इकाई का आधार विकसित किया, जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड, यह उन्हीं के द्वारा विकसित किया गया था। सुमेरियों को पहिए का प्रथम आविष्कारक माना जाता है। इनके द्वारा ही पहियों का पहली बार आविष्कार किया गया था, जिसने परिवहन और कुम्हार के चाक को जन्म दिया। उन्होंने चंद्रमा पर आधारित पंचांग बनाया और वर्ष को 12 महीने में विभाजित किया। अब अगला तत्व देख लेते हैं। अगला तत्व है सामाजिक और धार्मिक संरचना। समाज जो था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था उच्च वर्ग, जिसमें पुरोहित और शासक आते थे। दूसरा है मध्य वर्ग, जिसमें व्यापारी और किसान आते थे। और तीसरा है निम्न वर्ग, जिसमें दास लोग आते थे। समाज जो था बहुदेववादी था और प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा यहाँ पर की जाती थी। जैसे अनु जो थे वो आकाश के देवता थे, एनलिन जो थे वो वायु के देवता थे। यानी एक साथ कई देवताओं की पूजा यहाँ पर की जाती थी। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि सुमेरियन सभ्यता ने कृषि, सिंचाई,
कानून और लेखन के क्षेत्र में जो नींव रखी, उसी पर आने वाली बेबीलोन और असीरिया जैसी सभ्यताओं का विकास हुआ। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। खंड स है, इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है। सिंधु सभ्यता की यहाँ पर विशेषता बतानी है, तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, न केवल भारत की बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन और गौरवशाली नगरीय सभ्यताओं में से एक है। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका जो समय है, इसका जो कालखंड है, वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक एक करके हम लोग इस विशेषता का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता है अद्वितीय नगर नियोजन और स्थापत्य। इस सभ्यता की जो सबसे बड़ी पहचान है, इसका नियोजित शहरी ढांचा है, यानी जिस प्रकार से शहर बसाए गए थे यही इसके पहचान थे। ग्रिड प्रणाली यहाँ पर पाई जाती है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी एक इधर से सड़क जाती थी, एक इधर से सड़क जाती थी। सड़कें जो है समकोण पर काटती थी, जिससे पूरा शहर आयताकार खंडों में विभाजित था। मुख्य सड़कें चौड़ी होती थीं और गलियां उनसे जुड़ती थीं। भवन निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जिसका जो अनुपात होता था तो 4 संबंधी 2 संबंधी 1 निश्चित था। घरों में रसोई घर होता था, स्नानागार होता था और बीच में एक खुला आंगन होता था। दुर्ग और निचला शहर प्रत्येक नगर 2 भागों में बटा था। जो ऊंचा दुर्ग भाग होता था वो प्रशासनिक कार्यों के लिए होता था, जबकि जो निचला हिस्सा था वो आम नागरिकों के रहने के लिए होता था। आगे बढ़ते हैं, दूसरी विशेषता देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की जो दूसरी विशेषता है वो है वैज्ञानिक जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पावासी जो थे वो स्वच्छता के प्रति अत्यधिक जागरूक थे। प्रत्येक घर का गंदा पानी छोटी नालियों के माध्यम से सड़क की बड़ी नालियों में गिरता था। नालियों को ईंटों और पत्थरों के स्लैब से ढका गया था। कचरा जमा करने के लिए नालियों के बीच बीच में मैनहोल या गड्ढे बनाए गए थे, जो यह दर्शाता है कि वे प्रदूषण और सफाई के प्रति कितने सचेत थे। आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की वो है सामाजिक ढांचा और नारी का स्थान। सिंधु समाज कई वर्गों में विभाजित था, जिसमें पुरोहित थे, व्यापारी थे, शिल्पकार थे और श्रमिक भी शामिल थे। खुदाई में मिली भारी संख्या में नारी मृण मूर्तियों से पता चलता है कि समाज में महिलाओं का अत्यंत सम्मान था। लोग आभूषणों के शौकीन थे। अमीर और गरीब दोनों ही हार, कंगन और कुंडल पहनते थे, जो सोने, चांदी और मिट्टी के बने होते थे। आगे बढ़ते हैं, चौथी विशेषता देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की चौथी विशेषता है आर्थिक जीवन, कृषि और व्यापार। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था और विदेशी व्यापार था, यानी इनके पास कृषि भी थी और विदेशी व्यापार भी था। वे विश्व में कपास उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। इसके अलावा गेहूं इनके द्वारा उत्पादित किया जाता था। जौ, तिल, मटर उनकी मुख्य फसलें थीं। उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, ओमान और अफगानिस्तान तक फैले थे। लोथल का गोदीवाड़ा यह सिद्ध करता है कि वे समुद्री व्यापार में निपुण थे। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता की जो अगली विशेषता है वो है धार्मिक विश्वास और परंपराएं। सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति के उपासक थे। वे पशुपति, शिव, मातृदेवी, लिंग और योनि की पूजा उनके द्वारा की जाती थी। पीपल के वृक्ष, बैल और जल की पूजा के भी प्रमाण इनके यहाँ मिलते हैं। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिलता है। यह स्नानागार सार्वजनिक धार्मिक स्नान का केंद्र था। छठी विशेषता देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो अगली विशेषता है वो है कला, लिपि और विज्ञान। मुहरें यहाँ लगभग 2000 से अधिक मुहरें मिली हैं, जिन पर विभिन्न पशुओं के चित्र हैं। ये मुहरें व्यापार और पहचान के लिए उपयोग में लाई जाती थीं। उनकी लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से शुरू होती थी और बाएं की तरफ लिखी जाती थी। हालांकि इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, अभी कोई इसको पढ़ नहीं पाया है। वे गणित से भी परिचित थे। उनके जो बाट होते थे, नाप होते थे, वे 16 के गुणज में होते थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 आज इस क्रम में वे होते थे। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता अपनी समकालीन मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से कहीं अधिक विकसित थी। इसका नगर नियोजन, ड्रेनेज सिस्टम और व्यापारिक कौशल आज भी आधुनिक वास्तुकारों के लिए प्रेरणा है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नील नदी की सभ्यता की विशेषताओं को लिखिए। यानी मिस्र में जो नील नदी सभ्यता थी उसकी कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं उसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि मिस्र की सभ्यता अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग में नील नदी की घाटी में लगभग 3100 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक विद्यमान रही। इतिहासकार हेरोडोटस ने इसे नील नदी का वरदान कहा है। मिस्र को नील नदी का वरदान इनके द्वारा कहा गया है। यह सभ्यता नील नदी की उपजाऊ घाटी में विकसित हुई और इससे विज्ञान और वास्तुकला के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, एक एक करके हम लोग इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता है सुदृढ़ राजनीतिक संगठन और फिरौन। मिस्र के शासक को फिरौन कहा जाता था। फिरौन जो है यहाँ का शासक होता था और वह ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। शासन पूरी तरीके से केंद्रीकृत था। फिरौन ही सेना का प्रधान एवं मुख्य न्यायाधीश होता था। संपूर्ण साम्राज्य जो था वो प्रांतों में विभाजित था जिसको नोम्स कहा जाता था और प्रशासन चलाने के लिए वजीर नामक सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसी के द्वारा प्रशासन चलाया जाता था। दूसरी विशेषता है स्थापत्य कला और पिरामिड। मिस्रवासी वास्तुकला में अत्यंत निपुण थे और पिरामिड उनकी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये विशाल पत्थर के ढांचे फिरौन के मकबरे होते थे, यानी फिरौन को इसी में दफनाया जाता था, यानी जो राजा होता था उसको इसी में दफनाया जाता था। गीजा का महान पिरामिड जो सम्राट खुफू ने बनवाया था आज भी दुनिया के अजूबों में गिना जाता है। इसमें प्रयुक्त पत्थर इस तरह जोड़े गए हैं कि उनके बीच एक ब्लेड भी नहीं जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी विशेषता देख लेते हैं, मम्मी और धार्मिक विश्वास। यहाँ विश्वास कर लीजिएगा। मिस्र के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर में वापस लौटती है, वापस लौट करके आती है। इसलिए वे शव को संरक्षित करने के लिए उस पर विशेष रसायनों का लेप लगाते थे जिसको मम्मी कहा जाता था, ताकि शव जो है सुरक्षित रहे। तुतनखामेन की मम्मी इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। शव के साथ उनके उपयोग की वस्तुएं जैसे गहने भी रखे जाते थे क्योंकि वे शरीर की अमरता में विश्वास रखते थे। आगे बढ़ते हैं, चौथा विशेषता देख लेते हैं। चौथी विशेषता है चित्रलिपि और लेखन कला। मिस्रवासियों ने अपनी स्वयं की लेखन कला विकसित की थी जिसे हाइरोग्लिफिक्स कहा जाता था या चित्रलिपि कहा जाता था। वे चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात लिखते थे। उन्होंने पेपाइरस नामक पौधे से कागज बनाना सीख लिया था जो लेखन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम था। रोसेटा स्टोन की खोज के बाद ही विद्वान इस रहस्यमयी लिपि के अर्थ को समझ पाए थे। आगे बढ़ते हैं, पांचवी विशेषता देख लेते हैं। पांचवी विशेषता है वैज्ञानिक और गणितीय ज्ञान। मिस्र के लोग विज्ञान और गणित में बहुत आगे थे। उन्होंने दुनिया का पहला सौर पंचांग बनाया था जिसमें वर्ष के 365 दिन होते थे। उन्हें नक्षत्र विज्ञान का गहरा ज्ञान था और उन्होंने समय मापने के लिए सूर्य घड़ी एवं जल घड़ी का आविष्कार किया था। गणित में उन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया था और वे त्रिकोणमिति एवं ज्यामिति के कठिन सूत्रों से परिचित थे जिनका उपयोग वे पिरामिड बनाने में करते थे। आगे बढ़ते हैं, छठी विशेषता है सामाजिक और आर्थिक संरचना। मिस्र का समाज स्पष्ट रूप से विभाजित था जिसमें शीर्ष पर फिरौन और सबसे नीचे किसान और दास होते थे। स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वे संपत्ति की स्वामिनी हो सकती थी। अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि था। वे नील नदी में नहरें निकालकर सिंचाई करते थे जिसे साडूफ कहा जाता था। साडूफ तकनीकी कहा जाता था। वे स्वर्ण और हाथी दांत का व्यापार मेसोपोटामिया तक करते थे। इतना आपको विशेषता में लिखना है। विशेषता लिखने के बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि नील नदी की सभ्यता ने मानव इतिहास को लेखन और विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। उनकी धार्मिक मान्यताओं और पिरामिडों ने हजारों साल बाद भी दुनिया को चकित किया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।